गुड मॉर्निंग टू ऑल स्टूडेंट। विजय नर्सिंग क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत है। आई होप आपने एसजीपीजीआई का एग्जाम दिया हुआ होगा जो 16 जुलाई को हुआ था। तो आइए कुछ मेमोरी बेस्ड जो क्वेश्चन मेरे पास आए थे उसका मैं सॉल्यूशन लेके आया हूँ। तो प्लीज मेरे लेक्चर को एंड तक जरूर देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं बच्चों आज का लेक्चर। तो पहला क्वेश्चन जो आपके स्क्रीन के सामने, मैं उसका ऑप्शन लेके नहीं आया हूँ क्योंकि एग्जैक्ट मुझे उसके ऑप्शन मुझे याद नहीं है या फिर पता नहीं है मेमोरी बेस्ड के क्वेश्चन के लिए। दैट्स वाई मैं उसका सीधा सा वन लाइनर आंसर लेके आया हूं। तो प्लीज लाइक माय वीडियो, शेयर माय वीडियो एंड कमेंट इन माय वीडियो। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, पी वेव इनटू द ईसीजी ग्राफ। जो भी पी वेव है ईसीजी में वो क्या इंडिकेट करता है? तो याद रखिए बच्चों, पी वेव हमेशा इंडिकेट करता है डीपोलराइजेशन ऑफ द एट्रियल यानी कि एट्रिया में। अगर क्यूआरएक्स कॉम्प्लेक्स पूछा गया है तो क्या पूछा जाता है? डीपोलराइजेशन इनटू द कहां पे होगा है? वेंट्रिकल में होता है। और लास्ट वन इज द टी वेव। अगर टी वेव पूछा गया है तो क्या होगा? रीपोलराइजेशन ऑफ द वेंट्रिकल। तो पता चला, मैं एक बार फिर से दिखा देता हूं। P wave into the ECG is the denote the depolarization of the atria। अगर वेंट्रिकल में है तो क्या कौन सा आएगा? QRX। और T wave क्या डिनोट करेगा? repolarization of the ventricle। Which of the following medicine is the used into the asystole? ऐसी कौन सी मेडिसिन है जो asystole में यूज की जाती है बच्चों? और पहले तो ये समझ लीजिए व्हाट यू मीन बाय द asystole। तो asystole क्या है? asystole is the type of the cardiac arrest। it is the one type of the cardiac arrest यानी कि cardiac arrest का एक टाइप है। which is, इसमें क्या होता है? when your heart stop the beating entirely। जो हमारा हार्ट है वो स्टॉप ब्रीदिंग नहीं कर पाता है। नेक्स्ट, asystole is the when there is the no electricity or the movement in your heart। हार्ट में कोई भी देखने को नहीं मिलता। क्या नहीं देखने को मिलता? इलेक्ट्रिसिटी या फिर मूवमेंट देखने को नहीं मिलता। तो उसका ड्रग ऑफ द चॉइस कौन सा होगा? याद रखना बच्चों, एपिनेफ्रिन या फिर एड्रेनालिन देना चाहिए 1 mg। अगर इन दोनों में से जो भी ऑप्शन में था उसका सही आंसर जाएगा। आई थिंक एपिनेफ्रिन आंसर आएगा क्योंकि ऑप्शन में एपिनेफ्रिन था। चलिए नेक्स्ट, ट्रीटमेंट में मैंने बताया सीपीआर देंगे और क्या कर देंगे? एपिनेफ्रिन दे देंगे। इफ ए पेशेंट हैंड्स आर द टू कूल फ्रॉम द विच एरिया एसपीओ2 कैन बी मेजर। जनरली हम क्या करते हैं बच्चों? एसपीओ2 हम कहां से मेजर करते हैं? हैंड से मेजर करते हैं। लेकिन अगर हैंड बहुत ही कूल है तो हम एसपीओ2 कहां से मेजर कर सकते हैं? तो याद रखिए, पहले तो ये चीज याद रखिए, पल्स ऑक्सीमेट्री मेजर कहां से करते हैं? तो याद रखिए, पल्स ऑक्सीमेट्री मेजर कहां से करेंगे? नॉर्मली हैंड से। लेकिन हैंड कूल है तब हम किस जगह से करेंगे? तो याद रखिए बच्चों, किस जगह करेंगे? ईयर लोब से या फिर टिप ऑफ द नोज से। दोनों में से जो भी ऑप्शन हो, अगर दोनों ऑप्शन है तो फिर पता नहीं, लेकिन याद रखिए बच्चों, ईयर लोब या फिर टिप ऑफ नोज इज द करेक्ट आंसर रहेगा। क्या रहेगा? ईयर लोब या फिर टिप ऑफ द नोज। चलिए फिर से देख लेते हैं। पी वेव इनटू द ईसीजी क्या इंडिकेट करेगा बच्चों? डीपोलराइजेशन इनटू द एट्रिया। कौन सी मेडिसिन यूज करेंगे एसिस्टोल में? तो कौन सी आएगी बच्चों? एपिनेफ्रिन। पेशेंट का हैंड में अगर कूल है तो हमें एसपीओ2 मेजर कहां से करेंगे? तो याद रखना ईयर लोब या फिर टिप ऑफ नोज से। व्हिच फार्मूला यूज्ड इनटू द बीएलएस फॉर द लाइफ सेविंग ऑफ द विक्टिम। बेसिक लाइफ सपोर्ट में कौन सा फार्मूला हम यूज करेंगे किसी विक्टिम को जान से बचाने के लिए? तो याद रखिए CAB याद रखिए। अगर पीडियाट्रिक में पूछा जाए तो पीडियाट्रिक में बच्चों आपको पता होगा TABC आएगा। लेकिन एडल्ट है तो CAB यानी कि कंप्रेशन यानी कि सर्कुलेशन, एयरवे और द लास्ट वन इज द ब्रीदिंग आएगा। नेक्स्ट, इन जनरल असेसमेंट हाउ कैन चेक द टेम्परेचर बाय द हैंड। जनरल असेसमेंट, हम जो भी जनरल असेसमेंट करते हैं, अगर किसी का टेम्परेचर चेक करना है बाय हैंड से तो कैसे करेंगे? तो कौन से सरफेस से करेंगे? डॉर्सल सरफेस से। याद रखना बच्चों, कौन से सरफेस से करेंगे? डॉर्सल सरफेस से। सॉरी, डोज ऑफ द एट्रोपिन इनटू द 1 एम्पूल। 1 एम्पूल में एट्रोपिन का डोज कितना रहता है बच्चों? तो याद रखिए कितना रहेगा? 0.6 mg रहेगा। कितना रहेगा? 0.6 mg रहेगा। नेक्स्ट, अकॉर्डिंग टू द फायर सेफ्टी पेपर्स आर द कैटेगराइज्ड इनटू द व्हिच क्लास? अकॉर्डिंग टू द फायर सेफ्टी, और फायर सेफ्टी में क्या दिया हुआ है? डिफरेंट टाइप के क्लास दिए गए हैं। उसमें से एक अपने उन्होंने एग्जाम में निकाल के दे दिया कि जस्ट लाइक एग्जांपल पेपर को हम किस में क्लासिफाई करेंगे? तो चलिए देख लेते हैं। क्लास ए, तो क्लास ए में कौन सा आएगा? इन्वॉल्व द ऑर्डिनरी कंप्यूसाइड जस्ट सच एज द वुड, पेपर, क्लॉथ, रबर एंड द सम प्लास्टिक। याद रखिए बच्चों कौन सा आएगा? पहला कौन सा आएगा? वुड, पेपर, क्लॉथ, रबर एंड द सम प्लास्टिक। ये सारी चीजें किसमें आएगी? क्लास ए में आएगी, यानी कि वुड, पेपर। अब इसमें देखिए कौन सा पूछा गया है? पेपर। तो पेपर पूछा गया तो सीधा सा आंसर कौन सा आएगा? क्लास ए।
क्लास बी अगर पूछा जाए तो उसमें क्या होगा, फ्लास्मेड यानी कि प्लेसमेड आएगी, लिक्विड्स आएगी, गैसेस आएगी, गैसोलीन, अल्कोहल और द प्रोपेनर, ये सारी गैसेस जो फ्लेम होती है ना उसे इंक्लूड किया जाता है। तो हमारा आंसर तो मिल गया, क्या आएगा क्लास ए। क्लास बी में कौन सा आएगा बच्चों, गैसेस आएगी, गैसोलीन, अल्कोहल और प्रोपेनर आएंगे। चलिए नेक्स्ट, क्लास सी में कौन सा आएगा, इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट की वजह से अगर होता है फायर तो वो आएगा। और क्लास डी में कौन सा आएगा, तो कौन सा आएगा, मैग्नीशियम, सोडियम, टिटेनियम पाउडर, एल्यूमिनियम, पोटेशियम और जीनोकीनियम। तो याद रखिए ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए, क्लास ए, क्लास बी, क्लास सी और क्लास डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इमरजेंसी कोड ऑफ द कार्डियक इमरजेंसी। कार्डियक इमरजेंसी का जो इमरजेंसी कोड कौन सा रहेगा, तो याद रखिए कार्डियक इमरजेंसी का जो कोड रहेगा वो कौन सा रहेगा, ब्लू कोड रहेगा। अब सारे कोड मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। अकॉर्डिंग टू इंडिया, ये बात भी याद रखिए, अकॉर्डिंग टू द इंडिया इमरजेंसी कोड इनटू द हॉस्पिटल, देखिए कौन कौन से। ब्लू तो मैंने पढ़ा लिया, कौन किसके लिए आएगा, कार्डियक अरेस्ट या फिर मेडिकल इमरजेंसी के लिए। रेड किसके लिए आएगा बच्चों, तो रेड याद रखिए किसके लिए आएगा, फायर के लिए आएगा। व्हाइट किसके लिए आएगा, पीडियाट्रिक इमरजेंसी लाइक द सीपीआर, अगर पीडियाट्रिक की इमरजेंसी है तो व्हाइट आएगा, यूज करेंगे। पिंक किसके लिए आएगा, चाइल्ड एब्डक्शन और फिर किडनैपिंग, अगर चाइल्ड का एब्डक्शन हो रहा है या फिर किडनैपिंग हो रहा है। येलो यानी कि मिसिंग पेशेंट, अगर कोई पेशेंट मिसिंग है तो येलो आएगा। नेक्स्ट, ग्रीन इवैक्यूएशन, इवैक्यूएशन का मीनिंग क्या, अगर कोई पेशेंट किसी लॉकर में फंस जाता है, यानी कि कोई वॉशरूम गया है और वॉशरूम का दरवाजा अचानक से लॉक हो गया है या फिर कोई भी कंडीशन हो इवैक्यूएशन की जरूरत पड़ सकती है, तो उससे क्या बोल रहे हैं, ग्रीन। और ब्लैक यानी कि बॉम्ब थ्रेट, अगर बॉम्ब जैसा कुछ दिख रहा है आपको तो कौन सा कलर कोड आएगा, ब्लैक आएगा। तो पता चला, एक बार फिर से देख लेते हैं। इमरजेंसी कोड फॉर द कार्डियक इमरजेंसी तो ब्लू आएगा। रेड किसके लिए बच्चों आएगा, फायर के लिए। व्हाइट किसके लिए आएगा, पीडियाट्रिक इमरजेंसी लाइक सीपीआर। पिंक किसके लिए आएगा, चाइल्ड एब्डक्शन और द किडनैपिंग के लिए। और येलो किसके लिए आएगा, मिसिंग द पेशेंट। नेक्स्ट, ग्रीन किसके लिए आएगा, इवैक्यूएशन के लिए। और ब्लैक किसके लिए आएगा, बॉम्ब थ्रेट यानी कि बॉम्ब अगर आपको दिख रहा है तो। नेक्स्ट, टाइप फॉर द ब्लड डिफ्रेंशिएटर बिफोर द ब्लड ट्रांसफ्यूजन, अगर ब्लड ट्रांसफ्यूजन करना है तो कितने टाइम में हमें ब्लड ट्रांसफ्यूजन करना पड़ेगा। जैसे अगर किसी पेशेंट को ब्लड ट्रांसफ्यूजन की जरूरत पड़ी है, अगर हम ब्लड मंगवा भी रहे हैं यानी कि लैब से अगर ब्लड आ भी चुका, लेकिन कितने टाइम के बाद ही हमें या क्या करना होगा, ब्लड ट्रांसफ्यूजन। याद रखिए विद इन 30 मिनट्स में तो हमें ब्लड ट्रांसफ्यूजन कर देना चाहिए, कितने 30 मिनट्स में। लेकिन एक कंडीशन है, दिखा देता हूं मैं आपको। एज पर WHO गाइडलाइंस द ब्लड कंपोनेंट्स आफ्टर द इश्यू फ्रॉम द ब्लड बैंक शुड बी ट्रांसफ्यूज्ड विद इन द 30 मिनट्स। जब भी ब्लड बैंक से अगर ब्लड आ चुका है तो उसे 30 मिनट्स में तो हमें उसे क्या करना पड़ेगा, ट्रांसफ्यूजन देना ही पड़ेगा। लेकिन क्या लिखा है देखिए बच्चों, प्लेटलेट ओनली ट्रांसफ्यूजन दैट इमीडिएटली ट्रांसफ्यूजन रिक्वायर्ड। ओनली प्लेटलेट है, अगर लैब से तुरंत ही आता है तो लैब से तुरंत ही हमें क्या कर देना है, ब्लड ट्रांसफ्यूजन कर देना है। लेकिन दूसरी कोई चीज आती है तो उसे 30 मिनट्स में, लेकिन प्लेटलेट का अगर ट्रांसफ्यूजन करना है तो इमीडिएटली हमें उसे ट्रांसफ्यूज करना पड़ेगा। आयरन का एब्जॉर्प्शन आप सबको पता है कहां पर होगा, डियोडिनम में। विटामिन B12 का कहां पर होगा, टर्मिनल इलियम में होगा। ये दोनों चीज याद रखिए बच्चों, बहुत पूछी जाती है एग्जाम में। आयरन का एब्जॉर्प्शन कहां पे होता है, डियोडिनम में। और विटामिन B12 का एब्जॉर्प्शन कहां पे होता है, तो टर्मिनल इलियम में होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, एट्रोपिन वर्क्स इनटू द विच नर्व, एट्रोपिन कौन सी नर्व पे काम करेगी। तो याद रखिए एट्रोपिन पहले तो कौन सी ड्रग है बच्चों, एंटीकोलिनर्जिक ड्रग है। कौन सी ड्रग है, एंटीकोलिनर्जिक ड्रग है। वो कहां पर वर्क करेगी, तो वर्क्स ऑन द एसिटाइल कोलाइन न्यूरोट्रांसमीटर पर वर्क करेगी। कहां पर वर्क करेगी, एसिटाइल कोलाइन न्यूरोट्रांसमीटर पर वर्क करेगी, यानी कि पैरासिम्पोटोलाइटिक ड्रग है। कौन सी ड्रग है, इट इज द वर्क्स ऑन द एसिटाइल कोलाइन न्यूरोट्रांसमीटर। और कौन सी आएगी, पैरासिम्पेटोलाइटिक होगी। नेक्स्ट, इट्स कहां पर फोकस रहेगा, यानी कि कहां पर फंक्शन करेगी, इट्स अ फंक्शन ऑन द वेगस नर्व। वेगस नर्व क्या है, मिक्स्ड नर्व है। पैरासिम्पेथेटिक नर्व फाइबर उसमें क्या रहेगा, रिच रहेगा। कौन सा नर्व फाइबर रिच रहेगा, पैरासिम्पेथेटिक नर्व फाइबर रिच रहेगा। नेक्स्ट, वेगस नर्व को एट्रोपिन क्या कर देगी, डिप्रेस कर देगी, और उसकी वजह से क्या होगा, हार्ट रेट क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। तो मैम फंक्शन पता चल गया एट्रोपिन का क्या है। तो फिर से, एट्रोपिन इज द एंटीकोलिनर्जिक ड्रग, कहां पर वर्क करेगी, एसिटाइल कोलाइन न्यूरोट्रांसमीटर पर करेगी। और कैसी रहेगी, पैरासिम्पेटोलाइटिक ड्रग रहेगी। और उस किस पे नर्व पर करेगी वर्क, तो याद रखिए वेगस नर्व उसका आंसर आएगा। वेगस नर्व क्या है, इट इज द मिक्स्ड नर्व,
पैरासिम्पैथेटिक नर्व फाइबर उसमें रिच रहेंगे, ज्यादा रहेंगे, और वेगस नर्व क्या कर देगी, डिप्रेस कर देगी, हार्ट रेट क्या हो जाएगा उसके, इंक्रीज हो जाएगा। बेस्ट मास्क फॉर द ऑक्सीजन एडमिनिस्ट्रेशन, बेस्ट मास्क कौन सा रहेगा ऑक्सीजन को एडमिनिस्ट्रेशन करने के लिए, तो आप सबको पता है कि बेस्ट मास्क ऑफ द ऑक्सीजन एडमिनिस्ट्रेशन कौन सा रहेगा, वेंचुरी मास्क रहेगा। कौन सा रहेगा बच्चों, वेंचुरी मास्क रहेगा। अगर द वेंचुरी मास्क आल्सो नोन एज द एयर एंटरमेंट मास्क, इट इज द मेडिकल डिवाइस है। ये कौन सी डिवाइस है, इट इज द मेडिकल डिवाइस है टू डिलीवर द नॉन ऑक्सीजन कंसंट्रेशन टू द पेशेंट ऑन द कंट्रोल ऑक्सीजन थेरेपी, सबसे ज्यादा ऑक्सीजन थेरेपी वहां से दे सकते हैं। इमरजेंसी कंडीशन के लिए जो यूज होता है मास्क, उसे क्या बोला जाता है, नॉन रीब्रीदर मास्क बोला जाता है। क्या बोला जाता है, नॉन रीब्रीदर मास्क से नाम से भी जाना जाता है, यानी कि यूज करते हैं। तो पता चला बेस्ट मास्क फॉर द ऑक्सीजन एडमिनिस्ट्रेशन कौन सा रहेगा, वेंचुरी मास्क। मैं अंडरलाइन भी कर लेता हूँ तो आपको सबको ये सब चीजें याद रहे। बेस्ट मास्क फॉर द ऑक्सीजन वेंचुरी। एट्रोपिन वर्क्स इनटू द विच नर्व, तो कौन से आएगी, वेगस नर्व। आगे वाले क्वेश्चन भी एक बार देख ही लेते हैं, चलिए। आयरन का एब्जॉर्प्शन बच्चों किसमें आएगा, डिओडिनम में। अगर टर्मिनल इलियम है तो विटामिन B12। टाइम फॉर द ब्लड ट्रांसफ्यूजन कितना रहेगा, 30 मिनट्स। अगर प्लेटलेट पूछा गया है तो प्लेटलेट में क्या आएगा, इमीडिएटली करेंगे। क्या करेंगे, इमीडिएटली करेंगे। चलिए नेक्स्ट, इमरजेंसी कोड ऑफ द कार्डियक इमरजेंसी कौन सा आएगा, ब्लू कलर कोड आएगा। कौन सा आएगा, ब्लू कलर कोड, जो मैंने ऑलरेडी पढ़ाया था। अकॉर्डिंग टू द फायर सेफ्टी, जो पेपर्स कौन सी कैटेगरी में, क्लास ए। डोज ऑफ द एट्रोपिन कितना आएगा, 0.6 mg। जनरल असेसमेंट, हाउ कैन द चेक द टेम्परेचर बाय द हैंड, डोर्सल। विच फॉर्मूला यूज, CAB यानी कि पता चल गया होगा, सर्कुलेशन, एयरवे और द ब्रीदिंग। और ईयर लोब और द टिप ऑफ द नोज, इस साइड ऑफ द कहां पे होगी, किस पे होगी, पेशेंट का हैंड अगर कूल है तो हमें SpO2 मेजर वहां से कर सकते हैं। Which of the following medicine use the asystole, asystole में कौन सी मेडिसिन यूज करेंगे, एपिनेफ्रिन या फिर एड्रेनालिन ड्रग यूज करेंगे। पी वेव ECG में क्या इंडिकेट करेगा, तो क्या इंडिकेट करेगा, डीपोलराइजेशन ऑफ द एट्रिया। तो पता चल गया है। सारे क्वेश्चन आप एक बार लिख दीजिएगा, और आपके एग्जाम कैसे गए बच्चों, तो प्लीज मुझे कमेंट में आंसर जरूर बताइएगा, तो मैं उसका सॉल्यूशन भी ले पाऊंगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने आएगा। मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन इनटू द पेरिटोनियल डायलिटिस कौन सी आएगी, पेरिटोनाइटिस। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द नॉन एसेंशियल एमिनो एसिड, तो पहले तो मैं बता ही देता हूँ एसेंशियल एमिनो एसिड कौन से रहेंगे, थियोनिन, वैलिन, ट्रिप्टोनिन, आइसोल्यूसिन, लाइसिन, ल्यूसिन, फिनाइलएलामाइड, मिथेनोइन। सेमी में हिस्टडीन और अर्जिनिन आएगा, और नॉन एसेंशियल में एडाइन, एस्पार्टिक एसिड, एस्पार्जिन, ग्लूटामेट, ग्लाइसिन, ग्लूटामिन, प्रोलाइन, सेरिन, सिस्टीन और ट्राइसिन। आंसर कौन सा आएगा, सिस्टीन। कौन सा आएगा बच्चों, सिस्टीन। Second time of the vaccinate it required for the hepatitis after the complete the vaccination of the hepatitis। अगर वैक्सीनेशन के डोज कंप्लीट हो चुके हैं तो उसके बाद वैक्सीन की जरूरत पड़ेगी नहीं पड़ेगी, तो याद रखिए हेपेटाइटिस बी टाइटर यूज करेंगे चेकिंग फॉर द फुल इम्यूनाइजेशन, लेकिन कभी भी वैक्सीन तो हम दोबारा नहीं देंगे। तो मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन ऑफ द पेरिटोनियल डायलिसिस इज द पेरिटोनाइटिस। कौन सा नॉन एसेंशियल एमिनो एसिड है, तो याद रखिए बच्चों कौन सा रहेगा, सिस्टीन आएगा। कौन सा आएगा, सिस्टीन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। एंटीरियर फ्रंटल के बारे में कौन सी बात सही नहीं थी, ऐसा कुछ क्वेश्चन था। डायमंड शेप था, ओपन होता है बर्थ के टाइम में, और क्लोज कहां पर होता है, 12 से 18 मंथ में। लेकिन कौन सा आंसर गलत था, तो राइट आंसर इज क्लोज इन द 2 to 3 मंथ, 2 से 3 महीने में ये कभी भी क्लोज नहीं होता। हाउ मेनी सेंटीमीटर डज द डायफ्राम मूव द ड्यूरिंग द नॉर्मल ब्रीदिंग, नॉर्मल ब्रीदिंग के दौरान कितना सेंटीमीटर जो है डायफ्राम मूव होता है, तो याद रखिए 1 से 2 सेंटीमीटर या फिर 0.95 सेंटीमीटर। A baby can the hold the milk bottle at the what age, जनरली उसका बुक का आंसर का एग्जैक्टली 8 to 9 मंथ है बच्चों, लेकिन ऑप्शन में 5 या 6 मंथ ही था, तो सही आंसर में उसका क्या जाता है, 4 to 6 मंथ। चलिए नेक्स्ट एक बार फिर से देख लेते हैं बच्चों पूरा। एंटेरियर फ्रंटल के बाद कौन सी बात सही नहीं थी, तो कौन सी थी, क्लोज इनटू द 2 to 3 मंथ। कितना सेंटीमीटर डायफ्राम मूव होता है ड्यूरिंग द नॉर्मल ब्रीदिंग, 1 to 2 सेंटीमीटर। बेबी कब होल्ड कर सकता है मिल्क बॉटल में, एग्जैक्टली 8 to 9 मंथ, लेकिन अकॉर्डिंग टू द ऑप्शन 4 to 6 मंथ इज द राइट आंसर। चलिए बेबी वेट, जो वेट है 5 मंथ में कैसा हो जाता है, तो बच्चों याद रखिए डबल हो जाएगा। कितना हो जाएगा, डबल हो जाएगा। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ब्लड कंपोनेंट शुड बी ट्रांसपोर्ट इमीडिएटली, मैंने अभी बताया था प्लेटलेट या फिर क्या बोला जाता है उसे, थ्रोम्बोसाइटिस बोला जाता है। क्या बोला जाता है, थ्रोम्बोसाइटिस बोला जाता है।
आयन डेक्स्ट्रस इंजेक्शन इट इज साइड फॉर द जेट्रिक मेथड। तो कहां पर लगाया जाता है, याद रखिए आयन डेक्स्ट्रोज से हमेशा याद रखना बच्चों वेंट्रोग्लूटियल मसल में इंसर्ट किया जाता है। व्हाट इज द नॉर्मल पीएच, ये तो इजी क्वेश्चन है। कितना आएगा नॉर्मल पीएच, 7.35 से 7.45। प्लेटलेट कहां पर फॉर्म होते हैं, कहां पर बन जाते हैं, तो याद रखिए बच्चों बोन मैरो में होते हैं। कहां पर, बोन मैरो में होते हैं। एक बार फिर से देख लेते हैं सारे इक्वेशन। बेबी का वेट डबल कब होता है, तो बच्चों याद रखिए 5 से 6 मंथ में। कौन सा ब्लड कंपोनेंट से उससे ट्रांसफर इमीडिएटली करना पड़ेगा, प्लेटलेट या फिर थ्रोम्बोसाइटिस को। आयन डेक्स्ट्रोस इंजेक्शन की जो जैक मेथड है वो कहां पर मसल में आएगी, वेंट्रोग्लूटियल मसल में। नॉर्मल पीएच ब्लड की कितनी रहेगी, 7.35 से 4.5। प्लेटलेट कहां पर फाउंड पाए जाते हैं, तो बोन मैरो में। कहां पर पाए जाते हैं, बोन मैरो में आए जाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, which of the following site need to assess for the pulse assessment during the cardiac arrest? कार्डियक अरेस्ट अगर आ चुका है पेशेंट को तो हमें कौन सी पल्स को असेसमेंट करना चाहिए, याद रखिएगा कैरोटिड। लेकिन याद रखिए नॉट मोर देन 10 सेकंड। कैरोटिड को हम करेंगे लेकिन 10 सेकंड से ज्यादा में हम उसे कभी यूज नहीं करें। ब्रेकियल इन्फेंट के लिए और एपिकल किसके लिए आएगी, नियोनेट के लिए। पेन रेटिंग स्केल इनटू द चिल्ड्रन, तो ये देख लीजिए इन्फेंट और टोटल के लिए कौन सा आएगा, फ्लैश स्केल यानी कि बिहेवियर पेन रेटिंग स्केल। स्मॉल और नॉन वर्बल चाइल्ड है उसके लिए भी यूज होता है। प्री स्कूल एज में कौन सा आएगा, फेस स्केल आएगा, वॉन बेकर फेस रेटिंग स्केल। और स्कूल एज एंड एडोलेसेंट में कौन सा आएगा, न्यूमेरिकल पेन रेटिंग स्केल एंड द फेस स्केल। तो उसमें से जो भी आंसर है वो आप एक बार लिख लीजिएगा। एक बार फिर से मैं सिखा लेता हूँ। पेन रेटिंग स्केल इनटू द चिल्ड्रन, तो मैं सारे बता देता हूँ। अगर इन्फेंट है टोडलर है तो कौन सा आएगा, FLAC यानी कि फ्लैश स्केल। उसमें क्या आएगा, बिहेवियर को देख के पेन रेटिंग स्केल देंगे। स्मॉल और जो नॉन वर्बल चिल्ड्रन है उसमें ये यूज होता है। लेकिन प्री स्कूल के लिए कौन सा आएगा, फेस स्केल आएगा। उस किसने दिया था, वॉन्ग बेकर फेस रेटिंग स्केल के अनुसार करेंगे। अगर स्कूल एज और एडोलेसेंट है तो उसमें कौन सा आएगा, न्यूमेरिकल पेन रेटिंग स्केल और द फेस स्केल भी हम यूज कर सकते हैं। अगर चिल्ड्रन में पूछा गया तो उसका सही आंसर कौन सा आएगा बच्चों, फेस स्केल आएगा। कौन सा आएगा, फेस स्केल। Which of the following site lead to the pulse assessment during the cardiac arrest? तो कैरोटिड हम यूज करेंगे लेकिन ब्रेकियल इन्फेंट में और एपिकल किस में करेंगे, नियोनेट में करेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। पेशेंट रिक्वायर्ड हाफ बोलस यानी कि हाफ यानी कि 500 का हाफ कर दीजिए 250। देन हाउ मच द सोडियम रिक्वायर्ड, सोडियम की रिक्वायरमेंट कितनी रहेगी, याद रखिए बच्चों काउंट करके लिख देता हूं 2.25 ग्राम होगी। विच ड्रग गिवन इनटू द हाइपरकैलेमिया, हाइपरकैलेमिया में कौन से ड्रग यूज करेंगे, कैल्शियम ग्लूकोनेट यूज करेंगे। कौन सी यूज करेंगे, कैल्शियम ग्लूकोनेट। विच ड्रग्स आर द नॉट यूज्ड इनटू द हाइपरटेंशन, हाइपरटेंशन ऑप्शन दे बच्चों उसमें से कौन सी ड्रग थी जो हाइपरटेंशन में यूज नहीं होती, तो याद रखिए बच्चों मेटफॉर्मिन हमेशा याद रखिए हाइपरटेंशन में यूज नहीं होती, वो किस में यूज होती है, डायबिटीज मेलाइटस में यूज होती है। इटिसाइड इनटू द 8 ईयर, 8 साल का जो बच्चा है उसमें इटिसाइड कौन सी यूज करेंगे, तो याद रखिए साइज इज इक्वल टू एज प्लस 4 अपॉन 4। ये फॉर्मूला याद रखना बच्चों, क्या है, एज प्लस 4 अपॉन 4 इज इक्वल टू, याद रखिए एज कितनी थी इसमें 8 प्लस 4 इज इक्वल टू 12 अपॉन 4, ऐसा कुछ आंसर आएगा तो उस आंसर का आंसर आएगा 6 mm। फिर से बोल रहा हूँ बच्चों साइज कैसे काउंट करेंगे, एज एज कितनी थी 8 प्लस 4 कर दीजिए उसके बाद अपॉन 4 कर लीजिए तो जो भी आंसर आएगा वो आंसर कौन सा आएगा 6 mm आएगा। कौन सा कितना आएगा 6 mm आएगा। अगर अनकफ्ड है, अगर अनकफ्ड है तो ये जो फॉर्मूला है वो यूज करेंगे, लेकिन कफ्ड है तो कौन सी यूज करेंगे 3.5 यूज करेंगे। यानी कि जो 4 लिखा हुआ है वहां पर क्या यूज कर देंगे हम 3.5 यूज कर देंगे फॉर्मूला में बच्चों। पता चला हाउ टू कैलकुलेट द ईटी साइज, तो फिर से मैं बोल रहा हूं अगर अनकफ्ड ईटी ट्यूब है तो साइज इज इक्वल टू क्या करेंगे बच्चों, एज करेंगे प्लस 4 अपॉन 4 कर देंगे तो जो भी आंसर आएगा वो हमें इजीली आंसर आई थिंक कितना आएगा 6 mm आएगा। कितना आएगा 6 mm आएगा। पता चल गया। चलिए नेक्स्ट। नेक्स्ट causes of the urosepsis into the 75 ईयर, तो व्हाट इज द मेन causes, प्रोस्टेट ग्लैंड में हाइपरट्रोफी हो जाती है उसके वजह से सेल साइज इंक्रीज हो जाता है, तो उसका सही आंसर याद रखें बच्चों अनट्रीटेड यूटीआई। अगर ऑप्शन में है तो या नहीं है तो पता नहीं, उसका ऑप्शन मुझे एग्जैक्टली याद नहीं था। तो फिर से एक बार देख लेते हैं। पेशेंट रिक्वायर्ड हाफ बॉलस, उसमें कितना आएगा 2.25 आएगा। दोनों हाईलाइट कर लेता हूँ बच्चों।
ओके, विच ड्रग गिवन इन द हाइपरकैलेमिया, कैल्शियम ग्लूकोमेट। कौन सी ड्रग हाइपरटेंशन में यूज नहीं होगी, मेटफॉर्मिन, इटिसाइड्स, मैंने पढ़ा दिया। कोजेस ऑफ द यूरोसेप्सिस, उसका ऑप्शन मुझे पता नहीं था, कौन सा आएगा, अनट्रीटेड यूटीआई। चलिए ये थोड़े क्वेश्चन एक बार देख लीजिए स्क्रीन में, मैं एक ही मिनट में क्वेश्चन सॉल्व कर लेता हूँ तब तक। प्लीज स्टूडेंट, अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करिएगा बच्चों। और आपका पेपर कैसा गया वो भी मुझे प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। एक मिनट, मैं थोड़ा सा क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने दिखाई देता हूँ। थोड़ा टेक्निकल इश्यू है, इसके लिए माफी चाहता हूँ, थोड़ा वीडियो आगे जा नहीं रहा, एक मिनट थोड़ा थोड़ा सा टाइम दीजिए स्टूडेंट। या फिर डीएसएसपी कॉम्बो या ओके, चलिए बच्चों शुरू करते हैं। एम्यूड्रोन इज द मिक्स विद, किसके ड्रग के साथ हम मिक्स करेंगे, डेक्सट्रोज के साथ। जिससे जीसीएस ग्लासगो कोमस को आप सबको पता है किसके लिए यूज करेंगे, लेवल ऑफ द कॉन्शियसनेस के। वासोप्रेसिन इज द मेड बाय, यानी कि सिगरेट कहां पे होती है, तो सिगरेट बाय द हाइपोथैलेमस एंड स्टोर कहां पे होती है, पिट्यूटरी ग्लैंड में स्टोर होती है। और वासोप्रेसिन का दूसरा नाम बताइए, एडीएच यानी कि एंटी डायरेटिक हार्मोन। गिवन इनटू द सॉकेबल रिदम, सॉक, अगर कोई शॉक का पेशेंट है उसे कौन सा शॉक देंगे, तो याद रखिए डिफिब्रिलेटर में दो आते हैं, बाइफेजिक और मोनोफेजिक, उसमें से कौन सा देंगे, बाइफेजिक देंगे। कौन सा देंगे हम बच्चों, बाइफेजिक देंगे। तो फिर से एक बार देख लेते हैं। ओके, एम्योड्रोन किसके साथ मिक्स करेंगे बच्चों, डेक्सट्रोज के साथ। जीसीएस किसके लिए यूज करता है, लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस के लिए। वासोप्रेसिन इज द मेड बाय द सिगरेट बाय द हाइपोथैलेमस एंड स्टोर कहां पे होता है, पिट्यूटरी ग्लैंड में। व्हाट इज द अनदर नेम ऑफ द वासोप्रेसिन, एंटी डायरेटिक हार्मोन। गिवन इनटू द सॉकेबल रिदम में कौन सा आएगा, बाइफेसिक आएगा। कौन सा आएगा बच्चों, बाइफेसिक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नॉट कोजेज ऑफ द मायोकार्डियल इंफ्रैक्शन, मायोकार्डियल इंफ्रैक्शन का कोजेज नहीं है, कौन सा आएगा बच्चों, तो व्हाट इज द करेक्ट आंसर, लो सोडियम डाइट। सारे क्वेश्चन थे, ऑप्शन मुझे याद नहीं है तो उसमें से ये रहे ऑप्शन मैंने लिखे हुए। ओबेसिटी आएगा, स्मोकिंग भी आएगा, हाई कोलेस्ट्रॉल भी आएगा, लेकिन लो सोडियम डाइट इज द नॉट करेक्ट। बर्थ वेट डबल मैंने अभी बताया था, 5 से लेके कितने महीने में होगा बच्चों, 6 महीने में बेबी का जो वेट होगा वो डबल हो जाएगा। और ट्रिपल अगर कोई एग्जाम में पूछ लेता है तो ट्रिपल कितने में आएगा, 1 साल में हमें क्या हुआ है, ट्रिपल हो सकता है। कितना हो सकता है, ट्रिपल 1 साल में यूज होता है। Okay, next. After the dressing, if given the medication, then what is the first step to prevent the infection? ड्रेसिंग कर लिया है, उसके बाद हमें मेडिकेशन देना है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, फर्स्ट स्टेप आपको इजीली आंसर आ जाता है, हैंड वॉशिंग। ये बात इजी लगती है आप सबको, लेकिन जब ऑप्शन मिलेगा ना तब उसको ऑप्शन में आप बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, तो क्या करना क्या करना, लेकिन सिंपल सा आंसर है, क्या आएगा, हैंड वॉशिंग इज द करेक्ट आंसर। क्या रहेगा, हैंड वॉशिंग, वो उसका बच्चों करेक्ट आंसर रहेगा। क्या रहेगा, करेक्ट आंसर हैंड वॉशिंग रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग आर द साइन ऑफ द फ्लेबाइटिस, फ्लेबाइटिस पूछा है। अब फ्लेबाइटिस अगर बच्चा पूछा है ना तो फ्लेबाइटिस का एक बात मैं बता देता हूँ, फ्लेबाइटिस में याद रखिए वीआईपी स्केल यूज होता है। कौन सा स्केल यूज होता है बच्चों, वीआईपी स्केल यूज होता है। क्या, कौन सा यूज होता है, वीआईपी स्केल यूज होता है। तो याद रखिए वीआईपी स्केल के में क्या है, ग्रेड 1 इज द नो सिम्टम। ओके, तो ये आंसर आएगा। ग्रेड 1 में नो सिम्टम नहीं देखने को मिले, ग्रेड 1 में थोड़े से सिम्टम देखने को मिलते हैं, तो विट इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन में जो भी ग्रेड 1 लिखा था उसमें नो सिम्टम था,
इट इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, टू प्रिवेंट फ्रॉम द न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट व्हेन वी नीड टू स्टार्ट द फॉलिक एसिड टैबलेट। ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। हमें न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट से प्रिवेंट करना है तो हमें फॉलिक एसिड कब से स्टार्ट करनी है बच्चों? तो याद रखिए, कब से स्टार्ट करेंगे? बिफोर द कॉन्सेप्शन। बिफोर कॉन्सेप्शन से ही हमेशा याद रखना बच्चों, कब स्टार्ट करेंगे? बिफोर द कॉन्सेप्शन से ही हमें उसे टैबलेट को हमें स्टार्ट कर देना पड़ेगा। क्या करना होगा? बिफोर। और कितना आएगा? अब सबको पता है कि कितना उसका डोज आएगा, तो डोज याद रखिए बच्चों, डोज कितना रहेगा? तो याद रखिए डोज कितना याद रहेगा? डोज 400 माइक्रोग्राम। ओके, सही बात है। कितना रहेगा बच्चों? 400 माइक्रोग्राम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपके स्क्रीन के सामने दिख रहा होगा, you are the nursing officer providing the wound care and the plan to give in the medicine to the patient, what infection control protocol follow? ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या पूछा है उसको ध्यान से समझिए, ध्यान से पढ़िए, तभी उसका आंसर आपको सबको पता चलेगा कि विच इज द करेक्ट आंसर। तो कौन सा आएगा करेक्ट आंसर? ओके, एक बार क्वेश्चन पढ़ लेता हूँ फिर से। Okay, which is the answer? Remove the gloves, hand washing before the touching the patient। ये मैंने ऑप्शन डायरेक्टली करेक्ट आंसर करके रख दिया आपके सामने। क्या करेंगे? ग्लोव्स को रिमूव करेंगे, हैंड वॉशिंग करेंगे और बिफोर द टचिंग द पेशेंट, बिफोर द टच पेशेंट। नेक्स्ट, पेशेंट 50 साल का है, हिस्ट्री ऑफ द स्मोकिंग फ्रॉम द लॉन्ग टाइम, द चांसेस ऑफ द विच डिसीज। तो याद रखिए उसका सीधा सा आंसर कौन सा आएगा? क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस। दूसरे ऑप्शन थे लेकिन दूसरे ऑप्शन में से आई थिंक ये इट इज द करेक्ट आंसर कौन सा रहेगा? क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, एनजी ट्यूब का प्लेसमेंट में तो सबको आता ही होगा, टिप ऑफ द नोज से स्टार्ट करेंगे, ईयर तक ले जाएंगे और कौन से सिस्टम आगे? ज़िफोइड-स्टर्नम तक रखेंगे। कहां पर रखेंगे? ज़िफोइड-स्टर्नम। तो एक बार फिर से देख लेते हैं ये क्वेश्चन सारे। प्रिवेंट करना है न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट तो हम क्या यूज करेंगे? फॉलिक एसिड टैबलेट यूज करेंगे, लेकिन बिफोर द कॉन्सेप्शन। नर्सिंग ऑफिसर है तो हमें क्या ध्यान रखना पड़ेगा? तो याद रखिए रिमूव द ग्लोव्स, हैंड वॉशिंग एंड बिफोर द टचिंग द पेशेंट। 50 साल का कोई ओल्ड पेशेंट है तो उसको क्या होने की संभावना रहेगी? तो क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस। एंजी ट्यूब का प्लेसमेंट कहां पर करेंगे? टिप ऑफ द नोज टू ईयर एंड देन द ज़िफोइड-स्टर्नम करेंगे। तो आई होप स्टूडेंट आज का लेक्चर आपको कैसा लगा तो प्लीज कमेंट में जरूर बताइएगा। और हाँ, मेरे चैनल को अब तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी जरूर कर दीजिएगा बच्चों। थैंक यू ऑल स्टूडेंट, मिलते हैं अगले लेक्चर में।